नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में राजकोषीय नीति का सैद्धांतिक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजकोषीय नीति की पिछली क्लास में हम लोगों ने राजकोषीय नीति परिभाषा, उद्देश्य एवं घटक के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में राजकोषीय नीति के सैद्धांतिक विश्लेषण में मुख्य रूप से राजकोषीय नीति के संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का क्या दृष्टिकोण है, इसके अलावा केन्स का क्षतिपूरक राजकोषीय नीति क्या है तथा राजकोषीय नीति का क्रियात्मक दृष्टिकोण जिसे ए.पी. लर्नर ने प्रतिपादित किया, इसके बारे में जानेंगे। तथा राजकोषीय नीति का केन्स परवर्ती अर्थात केन्स के बाद हैरल्ड डोमर ने राजकोषीय नीति के बारे में क्या विचार दिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि राजकोषीय नीति के संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का क्या विचार है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो और जे.एस. मिल आते हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने राजकोषीय नीति के संबंध में कोई ठोस सिद्धांत नहीं दिया। इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि आर्थिक प्रणाली स्वचालित होती है तथा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप व प्रोत्साहन के स्वयं अपने पथ पर क्या आर्थिक प्रणाली चलती रहती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तटस्थ राजकोषीय नीति का पक्ष लेते हुए बताया कि तटस्थ राजकोषीय नीति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किस प्रकार की राजकोषीय नीति से संबंधित हैं, तो तटस्थ राजकोषीय नीति का समर्थन प्रतिष्ठित या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने किया था। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया, सरकार को कम से कम मात्रा में कर लगाने चाहिए तथा कम से कम खर्च करना चाहिए। विदेशी आक्रमण से रक्षा तथा देश में शासन बनाए रखने के लिए जो अत्यंत ही आवश्यक व्यय है, उसके अतिरिक्त जो भी व्यय है उस व्यय को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने फिजूल खर्ची और अनुत्पादक बताया और उसको जनता के ऊपर बोझ के रूप में बताया। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि देश की रक्षा के लिए तथा शासन को बनाए रखने के लिए ही सरकार को धन व्यय करना चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यय हो रहा है वह फिजूल खर्ची और बेकार है और वह जनता के ऊपर अनावश्यक व्यय है। इसके अलावा करारोपण को कम से कम करना चाहिए क्योंकि करारोपण का उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात करारोपण के माध्यम से उत्पादन क्या होता है, कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब कर लगाया जाएगा तो वस्तु की बिक्री कम होगी और इससे क्या होगा, जब बिक्री या मांग कम होगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। इससे आर्थिक क्षेत्र में सरकारी व्यय अनुत्पादक होता है। आर्थिक क्षेत्र का जो व्यय होता है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वह अनुत्पादक होता है और उससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। संतुलित बजट नीति अपनाने की बात क्लासिकल अर्थशास्त्री करते हैं और इसके अलावा सरकार को ऋण का सहारा नहीं लेना चाहिए, अर्थात सरकार को किसी भी सोर्स से ऋण नहीं लेना चाहिए। तो यह क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का राजकोषीय नीति के संबंध में विचार थे। यहाँ से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार से राजकोषीय नीति से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्लासिकल अर्थशास्त्री किस प्रकार के बजट की बात करते हैं, तो क्लासिकल अर्थशास्त्री संतुलित बजट की बात करते हैं। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने किस राजकोषीय नीति का समर्थन किया, तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने तटस्थ राजकोषीय नीति का समर्थन किया था। अब केन्स के विचार क्या हैं राजकोषीय नीति के संबंध में, इसको जान लेते हैं। तो केन्स का जो सिद्धांत है वह अल्पकालीन समय पर आधारित है और इसको केन्स ने क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का सिद्धांत कहा। केन्स ने बताया कि मंदी से ग्रस्त अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट का मुख्य कारण समग्र मांग की कमी होती है। केन्स ने इन अर्थव्यवस्था में पाया कि उपभोग व्यय आय का घटता हुआ फलन है।
क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आय और उपभोग के बीच अंतर बढ़ता जाएगा। यदि उपभोग व्यय हमेशा आय के बराबर y बराबर c हमेशा होगा जैसे क्लासिकल मानते हैं, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पर ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्या नहीं है कि y और c कभी बराबर नहीं होगा। आय की वृद्धि के साथ, मतलब y माइनस c में अंतर की वृद्धि के साथ क्या है, y माइनस c का अंतर बढ़ता जाएगा। y माइनस c के बीच अंतर तभी बढ़ेगा जब आय बराबर व्यय हो और इस अंतर को व्यक्तिगत निवेश आई पूरा कर दे, पर व्यक्तिगत निवेश आई इस अंतर को पूरा नहीं कर पाए। मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था के तरलता जाल में फंस जाने के कारण मौद्रिक नीति ब्याज दर में कमी के द्वारा व्यक्तिगत निवेश को बढ़ा नहीं पाएगी। आगे कीन्स का मानना है कि मंदी के कारण व्यापारिक प्रत्याशा तथा पूंजी की सीमांत दक्षता कम होने के कारण साहसी निवेश करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि निवेश करने से लाभ नहीं मिलेगा, वस्तु की बिक्री कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में y और c का अंतर बढ़ता जाएगा। y आय और व्यय के इस बढ़ते हुए अंतर को मंदी या अवसाद कहते हैं, अर्थात मंदी बढ़ती जाएगी। कीन्स के अनुसार मंदी की इस स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक व्यय एवं घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाएगा। सार्वजनिक व्यय में कीन्स अनुत्पादक व्यय की भी बात करते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था एवं सार्वजनिक व्यय को क्लासिकल अर्थशास्त्री स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक घाटे की वित्त व्यवस्था एवं सार्वजनिक व्यय का सहारा नहीं लिया जाएगा तब तक अर्थव्यवस्था समग्र मांग की कमी से जूझती रहेगी और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति के असफल हो जाने पर तटस्थ राजकोषीय नीति या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की संतुलित बजट नीति इस समस्या का समाधान नहीं दे पाएगी। इसके लिए कीन्स ने क्या बताया कि क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए कौन सी समस्या? समग्र मांग बढ़ाने की समस्या समाधान के लिए कीन्स सक्रिय राजकोषीय नीति की बात करते हैं। कीन्स का राजकोषीय सिद्धांत अल्पकालिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लागू होता है जहां राज्य का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होता है। मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्री हस्तक्षेप की बात करते थे और कहते थे कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन कीन्स क्या किए हैं, कीन्स अपने इस सिद्धांत में सरकार के हस्तक्षेप की बात करते हैं और बताते हैं कि सरकार जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाया नहीं जा सकता है और समग्र मांग को बढ़ाने पर ही अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश के बीच में अंतराल नहीं होता है, कीन्स मानते हैं, और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर मान ली जाती है। मंदी से निकलने का एकमात्र तरीका समग्र मांग में वृद्धि करना है और समग्र मांग में वृद्धि कीन्स सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से करने की बात करते हैं। कीन्स कहते हैं कि सरकारी व्यय ही एक ऐसा आधार है जो अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल सकती है। जब सरकार की उपस्थिति और सरकारी हस्तक्षेप होगा तब राजकोषीय और मौद्रिक नीति का प्रयोग होगा। अब कीन्स का क्षतिपूरक राजकोषीय नीति क्या है? किसी अर्थव्यवस्था की समग्र आय या पूर्ति 100 करोड़ रुपए एवं मांग 70 करोड़ रुपए है। उदाहरण की सहायता से बताए हैं कीन्स क्या है, तो y माइनस सी बराबर 100 माइनस 70 30 करोड़ रुपया बचेगा। तो y माइनस सी का यही अंतराल ही मंदी है और 30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय जो नहीं हुआ है उसी को क्षतिपूरक व्यय कीन्स कहते हैं। यह 30 करोड़ का अंतराल निजी निवेशक द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा। इस अंतराल को कल्याणकारी संस्थाएं अर्थात सरकार पूरा करके अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल सकती है। तो इस प्रकार से अगर परिभाषा के रूप में राजकोषीय
क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की बात की जाए तो सरकार द्वारा किए जाने वाले वे क्षतिपूरक व्यय जो गैर सरकारी क्षेत्र अर्थात निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाला व्यय पर्याप्त नहीं होता है तो क्या करती है सरकार, उसकी पूर्ति के लिए स्वयं खर्चा करती है। तो ऐसे व्यय को क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाता है। निजी निवेश की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों तथा सहायता उपायों में वृद्धि की जाती है, जिससे सार्वजनिक व्यय उस समय तक जारी रखना आवश्यक है जब तक निजी विनियोग बढ़कर अपने पूर्ववत स्तर पर नहीं आ जाता, अर्थात मंदी जब तक समाप्त नहीं हो जाती है। इसके अलावा क्षतिपूरक राजकोषीय नीति समग्र मांग को प्रभावित करने की कोशिश करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो सके। क्षतिपूरक राजकोषीय नीति निम्न क्रियाएं करती है। क्या करती है? क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकारी या सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन होता है, कर की मात्रा में परिवर्तन होता है, बजटरी घाटा तथा अतिरेक की मात्रा में परिवर्तन होता है। स्फीतिक दबाव की स्थिति में क्षतिपूरक राजकोषीय नीति इस प्रकार से निर्मित होगी जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के आधिक्य को बढ़ाया जा सके और इस दिशा में सरकार निम्न कार्य कर सकती है। क्या कर सकती है सरकार? मांग बढ़ाने के लिए या मंदी को घटाने के लिए कर को स्थिर करके सार्वजनिक व्यय में कमी ला सकती है, कर में वृद्धि या हस्तांतरण भुगतान में कमी ला सकती है सरकार, जिससे क्या होगा? मांग में वृद्धि होगी और सार्वजनिक व्यय में कमी तथा साथ साथ कर को स्थिर रखना या हस्तांतरण भुगतान में कमी लाना सरकार ये कार्य करके अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल सकती है। अगला जो राजकोषीय नीति के संबंध में विचार है वह है एपी लर्नर का। क्रियात्मक वित्त के संबंध में इन्होंने अपना सुझाव दिया। इन्होंने क्या बताया एपी लर्नर ने कि क्रियात्मक वित्त कीन्सियन राजकोषीय नीति का ही एक रूप है। एपी लर्नर क्रियात्मक वित्त के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जो कीन्स की जनरल थियरी पर ही आधारित है और एपी लर्नर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी या राजकोषीय क्रियाओं को समायोजित किया जा सकता है। लर्नर मानते हैं कि किसी भी मौद्रिक अर्थव्यवस्था से चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर व्यय की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। विकसित देश में प्रयुक्त आधुनिक राजकोषीय नीति की धारणा का यही मूल आधार है और एपी लर्नर क्रियात्मक वित्त के संबंध में राजकोषीय नीति के दो निष्कर्ष देते हैं, जिसमें पहला निष्कर्ष सरकार की वित्तीय व्यवस्था कार्य के अनुरूप संपादित होनी चाहिए और राजस्व तथा व्यय को केवल सामूहिक उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति से ही निर्देशित नहीं होना चाहिए और राजस्व का यह दृष्टिकोण ही वस्तुतः लर्नर द्वारा प्रयुक्त क्रियात्मक वित्त दृष्टिकोण है। सरकार की बजट आवश्यक रूप से संतुलित नहीं होनी चाहिए, लर्नर का मानना है। क्रियात्मक वित्त के अनुसार स्फीति तथा अस्फीति के नियंत्रण के लिए सरकार के पास 3 राजकोषीय अस्त्र हैं जिसके प्रयोग के द्वारा सरकार कुल व्यय में वृद्धि ला सकती है तथा मंदी को नियंत्रित कर सकती है। क्या है 3 अस्त्र? सरकार अपने व्ययों में वृद्धि के द्वारा या लोगों को अनुदान, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से अधिक मुद्रा देकर व्यय के लिए प्रेरित करके कुल व्यय में वृद्धि ला सकती है। इसके अलावा करारोपण में कटौती करके सरकार लोगों के पास से कम मुद्रा ले सकती है जिससे उनके पास व्यय करने के लिए अधिक मुद्रा रह जाए और सरकार सार्वजनिक ऋण बाजार में जाकर पुराने ऋणों के भुगतान के द्वारा या सस्ती ब्याज दर या ऋण देकर अधिक प्रत्यक्ष रूप से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि के द्वारा सार्वजनिक
व्यय में वृद्धि ला सकती है। तो यह राजकोषीय नीति के संबंध में एपी लर्नर का दृष्टिकोण था। अब कीन्स के बाद के अर्थशास्त्री हैरड डोमर राजकोषीय नीति के संबंध में क्या विचार देते हैं। तो हैरड डोमर ने अपने सिद्धांत में विकास मॉडलों में अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिति की समस्या का हल किया। तो हैरड डोमर का मॉडल जो था पूर्ण रोजगार मान्यता पर आधारित था और दीर्घकाल से संबंधित था। हैरड ने अपने मॉडल में क्या बताया, हैरड डोमर ने समृद्धि मॉडल में अल्पकालिक अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के लिए राजकोषीय नीति के दो प्रमुख कार्य बताए, आर्थिक स्थिरता का कार्य और उत्पादन क्षमता में वृद्धि का कार्य। आर्थिक स्थिरता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि का कार्य हैरड ने अपने राजकोषीय नीति सिद्धांत में बताया। इसके अलावा हैरड डोमर राजकोषीय नीति के उक्त दोनों कार्य दीर्घकाल में प्रयुक्त होते हैं और इनका दृष्टिकोण मूलतः विकसित देशों के लिए है। इसके अलावा राजकोषीय नीति के संबंध में प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा कार्यशील वित्त का सिद्धांत दिया गया। कार्यशील वित्त का यह सिद्धांत अल्प विकसित देशों के संबंध में है। प्रोफेसर बलजीत सिंह ने कार्यशील वित्त के सिद्धांत में कार्यात्मक वित्त एवं कार्यशील वित्त में अंतर स्थापित किया। इनके अनुसार कार्यशील वित्त वह सिद्धांत है जिनके द्वारा हम यह देखते हैं कि वित्तीय विधियां अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से जागरूक अथवा क्रियाशील करती हैं। राजकोषीय नीति संसाधनों की गतिशीलता बनाए रखने तथा आर्थिक विकास में जो भूमिका होती है उसी को कार्यशील वित्त कहा जाता है। कार्यशील वित्त में ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे विनियोग में सदैव प्रवाह बना रहे और जिससे उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हो। प्रोफेसर बलजीत सिंह का कहना है कि कीन्स एवं लर्नर के वित्तीय दृष्टिकोण केवल विकसित अर्थव्यवस्था तक सीमित हैं, जबकि वास्तविक समस्या अर्धविकसित या विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की होती है। निर्धन देशों में राजकोषीय नीति का इस प्रकार नियमन एवं संचालन करना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करके उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाया जा सके। तो यह सिद्धांत कार्यशील वित्त डॉक्टर बलजीत सिंह द्वारा दिया गया था और क्रियात्मक वित्त एपी लर्नर द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने राजकोषीय नीति का सैद्धांतिक विश्लेषण अध्ययन किया। इसमें हम लोगों ने राजकोषीय नीति का क्लासिकल दृष्टिकोण, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से रिकार्डो, माल्थस, जेएस मिल आदि अर्थशास्त्रियों के क्या विचार थे राजकोषीय नीति के संबंध में, कीन्स का क्षतिपूरक दृष्टिकोण क्या है, एपी लर्नर का क्रियात्मक दृष्टिकोण क्या है राजकोषीय नीति के संबंध में, और हैरड डोमर का दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता परक दृष्टिकोण किस प्रकार का क्या है राजकोषीय नीति के संबंध में। और इसके अलावा कार्यशील वित्त प्रोफेसर एपी लर्नर कार्यशील वित्त प्रोफेसर बलजीत सिंह ने क्या विचार दिए राजकोषीय नीति के संबंध में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में प्रश्न बनने वाले हैं। यही पहला प्रश्न ये बन सकता है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री किस प्रकार के राजकोषीय नीति से संबंधित हैं, या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार के बजट की अवधारणा विकसित की। दूसरा क्वेश्चन, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है। तीसरा प्रश्न, क्रियात्मक राजकोषीय नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है। और हैरड तथा डोमर का राजकोषीय नीति सिद्धांत जो है वह अल्पकाल से संबंधित है या दीर्घकाल से संबंधित है, तथा प्रोफेसर बलजीत सिंह ने
किस प्रकार के वित्त की बात की? तो प्रोफेसर बलजीत सिंह ने कार्यशील वित्त की बात की। तो यह प्रश्न इतने बन सकते हैं इस राजकोषीय नीति के सैद्धांतिक विश्लेषण से।